कल हम लोग यूसीएस के बारे में पढ़ लिए थे, है ना, सैटरडे को। आज हम लोग उसके आगे का देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यूसीएस हो गया, यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, तब टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग आज एक ब्राजीलियन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ पहले कि क्या होता है, फिर क्वेश्चन कैसे करना है वो बताएंगे। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा उस पर आएंगे। बाकी सारा टेस्ट का जो डिटेल्स होता है वो थ्योरी क्लास में बाद में कवर किया जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो चेक करेंगे। पिछले क्लास में कोई डाउट है तो पहले बोल दीजिए, है ना। पिछले क्लास में ये सब चीज़ें मैंने बताया था। हार्डनेस तो ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, ये बताया था मैंने। और आप लोग पॉइंट लोड टेस्ट के बारे में जाने थे, पॉइंट लोड इंडेक्स के बारे में जाने थे, और यूसीएस के बारे में जाने थे, ठीक है। इसी के कंटिन्यूएशन में आगे टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग ब्राजीलियन टेस्ट के बारे में आज जानेंगे। ब्राजीलियन टेस्ट used to calculate टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए इसको करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने का इसका जो एल बाई डी रेशियो है ना, इसका जो एल बाई डी रेशियो है ये 0.5 से 1 के बीच में रखते हैं। तो मतलब यहाँ पे ना लेंथ स्मॉलर है डायमीटर से, ये ध्यान दीजिएगा। इसका सैंपल जो प्रिपेयर होता है उसमें लेंथ इज स्मॉलर देन इट्स डायामीटर, ठीक है। तो इसमें हम लोग उसका पूरा टेस्ट करते हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म है, प्रोसेस है। उसको करने के बाद हमारा जो फाइनल वैल्यू आता है सिग्मा टी, ये है 2 × F/π × D × L, ठीक है। एफ वो अप्लाइड लोड है, जिस लोड पे ये फेल किया वो है, ये एफ है, ठीक। एफ है आपका, एफ है आपका फेलियर लोड, है ना, जिस लोड पे ये फेल किया। यूनिट तो खैर देख सकते हैं हम लोग, बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे अगर कोई दूसरा भी हुआ तो। बाकी डी और एल ही है, वो तो सिंपल है, डाया ऑफ द सैंपल, और एल है लेंथ ऑफ द सैंपल, ठीक है। ये है अपना ब्राजीलियन टेस्ट का रिलेशन। इसको देख लीजिए, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहता है उसको भी करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत आ रहा है क्लास में तो कमेंट में डालिए आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ब्राजीलियन टेस्ट क्लियर है। अब आइए कुछ क्वेश्चन किया जाए। ये वाला आप लोग किए थे क्या लास्ट क्लास में? मैंने बोला था कि इसका आंसर खुद से निकालने, ये आप लोग कोई किए थे क्या? आंसर आया? अगर आया है तो यस करके कमेंट में भेज दीजिएगा।
है ना। अगर किसी भी आदमी का आंसर आ गया लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे तो कमेंट में यस कर दीजिएगा, फिर मैं एक बार बता दूंगा। इसमें जैसे क्या था कि हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया हुआ था, इसमें टेंजेंट और सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा है ना। तो मैंने बताया था कि टेंजेंट के लिए वो जोन लेते हैं जो इस कर्व का एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म, जो हुड स्लो फॉलो करता है ना, ई इक्वल टू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, वो जो रेंज होता है उसका जो स्लोप है उससे टेंजेंट मॉडुलस आ जाता है, और स्टार्टिंग से लेकर टॉप तक का जो पॉइंट है उसका जो स्लोप है उससे अपने को सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में है, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ना 20,30, और ये जो पॉइंट है 30,70, ये आ रहा है आपका टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रेंज में। तो इसका स्लोप जो आएगा ये हमें टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा। और ये जो 33,73 और 0,0, इस पर दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे, उससे जो लाइन आएगा उसका जो स्लोप है वो आपको सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा। तो वही मैंने बताया था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दिया था कि टेंजेंट मॉडुलस में 70,30 और 30,20 है ना, और सेकेंड मॉडुलस का 73,33 और 0,0 है। ठीक है, तो बस इससे सीधा स्लोप निकाल लेना है। स्लोप निकाल लेना है इससे। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 70 - 30 है ना, y वाला 70 है, 70 - 30 तो 40 हो गया, और x वाले में 30 - 20 है, यही है। 30 - 20 10, तो आपका ये 4 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर स्लोप निकालें तो यहाँ तो नीचे 0 0 ही है, तो सीधा 73/33 हो जाएगा, समथिंग अराउंड 2.2 आ जाएगा। देख लीजिए इसको एक बार, कोई दिक्कत है तो मैसेज कीजिए। नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये है, इसमें दिया हुआ है कन्फाइंड एक्वीफर ऑफ 75 मीटर थिकनेस हैज टू मॉनिटरिंग वेल्स spaced 2500 मीटर अपार्ट along the direction of water flow। ठीक है, the hydraulic conductivity of the aquifer is 40 meter per day, the water head difference between the wells is 1.5 meter, applying the Darcy's law, the rate of flow per minute of distance perpendicular to the direction of flow in मीटर क्यूब पर डे इज, ये पूछ रहा है ना। ये डार्सीज लॉ वाला क्वेश्चन है, परमेबिलिटी वाला। इसको देखिए कैसे करेंगे।
देखिए हम पूछ रहा है क्या, रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है ना। थिकनेस 75 मीटर, डी 2500 मीटर। 75 मीटर, 2500 मीटर और हेड 1.5 मीटर, ठीक है। थिकनेस 75 मीटर, डी 2500 मीटर और हेड जो है वो 1.5 मीटर, ठीक है। और क्या क्या डेटा दिया है, के वैल्यू दे दिया है 40 मीटर पर डे, ठीक है। क्यों पूछ रहा है, ये वैल्यू 40 मीटर पर डे और क्यू वैल्यू पूछ रहा है ना। वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस पूछ रहा है ना, तो उसको इसका एरिया में उसको 1 मीटर ले लेंगे, मतलब पर मीटर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, उसका हम लोग यू निकालेंगे, ठीक है। 1 मीटर का निकालते हैं, अगर वैल्यू कुछ नहीं दिया है स्पेसिफिक तो क्यू इक्वल टू क्या है अपना, के आई ए। तो के वैल्यू अपना दे दिया है 40, यही है। आई आई तो हो जाएगा एच अपॉन डी, 1.5 बाई 2500 और एरिया 75 मीटर स्क्वायर, ये और ये मीटर पर डे, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। इसका डायग्राम समझिए तो कुछ इस टाइप का होगा। ये कोई एक्वीफर है ना, इसमें एक वेल यहाँ पे कहीं है, एक वेल यहाँ पे कहीं है, ठीक है। इसको डायग्राम से एक बार समझ लीजिए, ये सब वैल्यूज का मतलब क्या होता है। ये सरफेस है, ठीक। तो जैसे इस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस जो है ये 2500 मीटर दिया है, ठीक। ये डिस्टेंस जो है ये 1.5 मीटर दिया है, ठीक। और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो होता है ये 40 मीटर पर डे दिया है। ये है सारा वैल्यू इस डायग्राम के हिसाब से। इसी को हम लोग फॉर्मूले में रिलेट करते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए ये मैं बनाया हूँ, ठीक है। कुछ दिक्कत है तो बताइए। इसमें कुछ दिक्कत है तो बताइए, अभी जो मैंने बताया। नहीं तो इसको फिर सॉल्व कर देंगे हम लोग, अगर दिक्कत नहीं है तो। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो 40 इंटू 1.5, 60 इंटू 3/100, मतलब 180/100, 1.8 मीटर क्यूब पर डे, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The weight percentage of solid in a sand water storing pipe is 60, ठीक है। If the solid density is 3000 kg per meter cube, the pulp density मतलब bulk density है ना, पल्प डेंसिटी मतलब बल्क डेंसिटी पूछ रहा है टोटल का, इन द स्लरी इन केजी पर मीटर क्यूब कितना होगा। अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन आप लोग।
इजी क्वेश्चन है, एक दो आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिए, नहीं हो रहा तो मैसेज कीजिएगा। अटेम्प्ट कीजिए, आंसर अगर आता है तो यस लिखिएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत किए हैं, है ना, कम से कम 3-4 क्वेश्चन किया है इस टाइप का, एक आप लोग भी कीजिए। हुआ किसी आदमी से इतने देर में? कोई सॉल्व कर पाए क्या? नहीं कर पाए? चलिए मैं बताता हूँ। चलिए हम लोग मान लेते हैं मास ऑफ पल्प, है ना, पल्प मतलब ये पूरा बल्क मटेरियल जो है उसका, इसको एम मान लेते हैं, इसके रेफरेंस में बात करते हैं। ठीक, तो मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड मतलब सैंड, ये इसका 60% है ना, तो ये 0.6 m हो जाएगा। और मास ऑफ वाटर, ये आपका बाकी 40% हो जाएगा, तो ये आपका 0.4 m हो गया। ठीक है, अपने को चाहिए क्या? डेंसिटी ऑफ बल्क, तो ये हो जाएगा मास ऑफ बल्क मतलब मास ऑफ पल्प m अपॉन वॉल्यूम ऑफ पल्प। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? m तो ऊपर हो ही गया, अपॉन वॉल्यूम चाहिए, पल्प का चाहिए तो सैंड और वाटर दोनों का अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डेंसिटी अलग अलग होता है। तो वॉल्यूम पहले सैंड का ले लेते हैं, तो ये मास दिया ही है और ये इसका डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है, देखिए 3000। 3000, ये वो सैंड वाले पार्ट का वॉल्यूम हो गया, और ये वाटर वाले पार्ट का, ये तो 1000 हो गया है ना, तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया नीचे, और टोटल मास m जो है वो तो ऊपर है ही। तो बस इसको सॉल्व करना है, हो गया m अपॉन m, यहाँ से कॉमन ले लिए, m कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो गया आपका 0.6/3000, कैंसिल ही करते हैं, 0.2/1000 प्लस 0.4/1000, यही हो गया, mm कैंसिल आउट हो गया 1, दिस इज इक्वल टू 1 ऊपर, ठीक, और नीचे आपका हो जाएगा 0.4 प्लस 0.2, 0.6/1000 है, तो इसको ऊपर भेज देते हैं 1000, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा समथिंग अराउंड 1667 केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी दिया था, तो ये भी केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। कोई डाउट तो बोलिएगा। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? आराम से देखिए, सब सिंपल ही रहता है, थोड़ा ट्रिकी रहता है। मास किधर लेना, वॉल्यूम किधर देना, है ना, कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो दो बार वो डिवाइड कर रहे हैं, एक एम को पूरा कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं नीचे वाले सारे कंपोनेंट से,
नीचे वाले कंपोनेंट में ऑलरेडी एक बार कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, तो ये इस सब में कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होता है, तो उसको अच्छे से ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट पता है, कैलकुलेशन अच्छे से होना चाहिए। जैसे इसमें क्या है, डेंसिटी चाहिए बल्क का, तो सीधा माइंड में आना चाहिए कि हमको मास चाहिए बल्क का और वॉल्यूम चाहिए बल्क का, है ना। तो मास पहले हम, इसमें कोई नंबर्स डेटा नहीं दिया है तो मास m मान लिए, तो टोटल मास तो ऊपर वाला काम हो गया। अब हमको नीचे वाला वॉल्यूम का जरूरत है। तो नीचे वाला वॉल्यूम दो कंपोनेंट में, दो तरह का मटेरियल है, एक सैंड का और एक वाटर का। तो हम लोग को सैंड का वॉल्यूम निकालना होगा, वाटर का निकालना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। वही फॉर्मूले में नीचे में आएगा। तो सैंड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सैंड बाय डेंसिटी ऑफ सैंड, दोनों चीज आपको दिया हुआ है। मास ऑफ सैंड बोला है टोटल का 0.6 है, तो 0.6 m हो गया, डेंसिटी दिया हुआ है। सिमिलरली वाटर में जाइए, वाटर का मास 0.4 हो गया, 0.4 m, उसके डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए तो उससे वाटर का वॉल्यूम आ गया, दोनों को जोड़ दिए टोटल वॉल्यूम आ गया। टोटल मास अपने को पहले से पता है, बस उसको सॉल्व कर दिए। इसको आराम आराम से 2 मिनट समय लीजिए, देखिए समझिए, कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए, कैसे हो रहा है वो समझिए। सिर्फ सॉल्यूशन देख लेने लिख लेने से वो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में चाहता हूँ कि 1 मिनट समय आप लोग लीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए खुद से, कि एटलीस्ट अप्रोच कैसे करें। अप्रोच क्लियर नहीं होगा तो सिर्फ सॉल्यूशन देखने से भी इतना मजा नहीं आएगा। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो बताइए, कैलकुलेशन पार्ट से भी पूछ सकते हैं। और इससे क्वेश्चन तो आता ही है इस तरह का, जो भी है पोरोसिटी, परमेबिलिटी, वर्ड रेशियो, सैचुरेशन, ये सब से 2-4 क्वेश्चन आ ही जाता है किसी भी एग्जाम में। और ये सब क्या फ्री के नंबर्स हैं, ये सब मिस नहीं होना चाहिए। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कहाँ पे क्या लिखना है, फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए कि किसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड है, किसमें सॉलिड है, किसमें टोटल है। अब बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करो, आराम से 1-1 मिनट में सॉल्व होता है और एकदम श्योर शॉर्ट आंसर आता है। कुछ भी डाउट हो ये सब में तब पूछोगे, इसलिए मैं डाउट बताने पे ज़्यादा समय देना चाह रहा हूँ। कोई जल्दी होड़ में नहीं दिखा रहा आंसर, बस सॉल्यूशन दे दिया और खत्म। जितना हो रहा है, मतलब इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन है तो दिक्कत ना हो। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए दोबारा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, a rod sample with a horizontal joint is subjected to 10 MPa of normal pressure as shown in the figure। एक नॉर्मल सैंपल है, सॉरी एक रॉड सैंपल है, उस पर 10 MPa का नॉर्मल प्रेशर हम लोग लगा रहे हैं, डायग्राम में दिख रहा होगा। और इस रॉड में क्या है, बीच में एक ज्वाइंट है। तो जो ज्वाइंट है उसके बीच में क्या है कि इनफिलिंग मटेरियल्स वगैरह भी रहता है। मतलब सेम वही मटेरियल जिसका रॉड है वो नहीं, कोई दूसरा मटेरियल इनफिलिंग के तरह के बीच में भरा हुआ है, वो भी रहता है। तो जैसे ज्वाइंट वाला केस है तो इसमें इनफिलिंग मटेरियल भी है। इसमें देखिए बाकी कुछ कुछ डेटा दे दिया है। द इलास्टिक मॉड्यूलस एंड पॉइजन रेशियो ऑफ द रॉड आर 0.5 GPa एंड 0 रिस्पेक्टिवली। मतलब पॉइजन रेशियो तो इसमें है ही नहीं, तो ठीक है, मतलब लेटरल इम्पैक्ट इसका नहीं आएगा। इफ द नॉर्मल स्टिफनेस ऑफ द ज्वाइंट, ये देखिए ज्वाइंट का स्टिफनेस दिया है, जो बोले ना ज्वाइंट में कुछ कुछ मटेरियल्स रहता है इनफिलिंग, तो उसका जो स्टिफनेस है वो दे दिया है 50 GPa/मीटर। ठीक, तो पूछ रहा है कि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सैंपल, ए डैश लाइन सबसे ऊपर में जो लाइन है उसका नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
तो सीधा समझिए, ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं तो वो तो नीचे की तरफ दबेगा नहीं। तो एक तो कंपोनेंट वो हो गया कि नीचे की तरफ दब रहा है। अगर इंटैक्ट रॉक है तो नीचे के साइड वो जितना भी दबेगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, ज्वाइंट भी है ना, तो बीच में इनफिलिंग मटेरियल है और वो दूसरा मटेरियल है, तो वो भी तो दबेगा, क्योंकि उसके ऊपर से लोड हो रहा है तो वो मटेरियल भी तो कुछ दबेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि ये इंटैक्ट है, इंटैक्ट के हिसाब से कितना दब रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर मानेंगे कि जो इनफिलिंग मटेरियल है उस पे हम लोड दे रहे हैं, उस पे लोड दे रहे हैं वो कितना दबेगा, वो कैलकुलेट कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही टोटल प्रेशर, टोटल जो सैंपल है वो कितना दबेगा आ जाएगा। क्योंकि कुछ आपका पत्थर दबेगा, ठीक है, और कुछ आपका इनफिलिंग मटेरियल दबेगा, और दोनों मिलकर जितना दबेगा वो ए डैश लाइन उतना मूव करेगा जो टॉप में दिया हुआ है ए डैश लाइन, तो वही आंसर होगा। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं ना? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं आप लोग ये वाला? क्वेश्चन को पढ़िए एक बार फिर से, क्वेश्चन को समझिए। ये क्या फिगर वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट दे देता है तो एग्जाम एग्जाम के प्रेशर में थोड़ा सा घबराहट होता है कि क्या नया चीज़ आ गया। कुछ नहीं है, वही चीज़ है, बस अच्छे से समझना है कि क्या दिया है। ठीक है, ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, यही डेल्टा एल अपने को चाहिए है ना। सिग्मा तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, बस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 10 MPa, दिस इज इक्वल टू ई कितना दिया है, ई का वैल्यू 5 GPa है ना। ठीक है, तो 5 GPa को भी MPa में कर लेते हैं तो 5000 हो जाएगा, है ना। 5000 MPa हो गया इंटू डेल्टा एल बाय एल। आपका सैंपल कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको भी मीटर में कर लीजिए तो 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये 0.1 मीटर हो जाएगा, का यूनिट सेम हो गया, ठीक है, तो अपना मीटर में वैल्यू आ जाएगा डेल्टा एल का। 0.1 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 1 1/5000। इसको mm में कर लेते हैं, मीटर में बहुत छोटा टर्म हो जाएगा। 1/5000 मीटर है ना, तो mm में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 कैंसिल, 1/5 मतलब 0.2 mm, ये आ गया डेल्टा एल। ठीक, अगर इसमें कोई ज्वाइंट नहीं होता तो इंटैक्ट रॉड रहता, सेम सिचुएशन रहता, तो ये आपका डेल्टा एल आ जाता। सिंपल सा कैलकुलेशन है, चलिए ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी इसका करते हैं, मतलब इनफिलिंग मटेरियल वाले का। तो उस केस में देखिए क्या दिया है, 50 GPa दिया है ना। तो फोर्स का तो सीधा रिलेशन होता है F=KX। तो लोड हम लोग कितना दे रहे हैं, 10 MPa, तो सीधा यूनिट मैच होगा, आ जाएगा। लोड कितना है, 10 MPa, के का वैल्यू है 50 GPa, इसको भी 50 × 10⁻³ MPa कर लेते हैं ताकि यूनिट कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, इंटू एक्स, डिवाइड कर दीजिए, 10/50 × 10⁻³ जीरो जीरो कैंसिल हो गया। ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये अगले स्टेप पे करने से कंफ्यूजन होगा। 1/5.2 और इसको में कर देते हैं तो आपको ये एक्स भी आ गया 0.2। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों मिला के। तो कितना आया था फर्स्ट में रॉक के लिए, 0.2 mm,
और ये इनफिलिंग मटेरियल के लिए बीम में आया था, इसमें भी 0.2 mm, दोनों मिला के आपका आंसर हो जाएगा 0.4 mm। इसको आराम से समझिए। क्लियर है कि नहीं ये क्वेश्चन? कोई टफ था क्या? कुछ ऐसा नया चीज था कि जो हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट आया हो? कोई दिक्कत है तो पूछिए इसमें। कोई दिक्कत है क्या भूपेंद्र? एनी प्रॉब्लम एनीवेयर? मैसेज कीजिए कुछ दिक्कत है तो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, ऐसी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, अच्छे से समझ समझ के बढ़ना है, ताकि सिमिलर क्वेश्चन अगर आए तो छूटे ना। पोरोसिटी का एक क्वेश्चन आप तो खुद से करोगे क्या? पोरोसिटी का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, पोरोसिटी ऑफ ए कोर्स ग्रेन सैंडस्टोन सैंपल इज 15%। इसमें दो क्वेश्चन एक साथ है ना, 49 और 50 एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। तो पोरोसिटी ऑफ ए कोर्स ग्रेन सैंडस्टोन सैंपल इज 15%। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडस्टोन इज 2.8। व्हाट इज द वाइड रेशियो? ठीक, उसका पोरोसिटी 15% दिया है। सेकेंड में द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडस्टोन 2.8 ये भी दिया है। द सैंडस्टोन इज फुल्ली सैचुरेटेड इन वाटर। ठीक है, तो सैचुरेटेड डेंसिटी पूछ रहा है, मतलब सेम डेटा है, एक बार वॉइड रेशियो पूछ रहा है और एक बार सैचुरेटेड डेंसिटी पूछ रहा है। मतलब जितना भी वॉइड है उसमें अगर वाटर भर जाए, जितना भी वॉइड है उसमें अगर वाटर फिल हो जाता है, तब उसका डेंसिटी क्या होगा। ठीक है, सिर्फ सैंडस्टोन वाले पार्ट का 2.8 है, और जो वाटर वाला पार्ट है उसका तो 1 होगा। उस हिसाब से अपने को निकालना है कि टोटल का डेंसिटी क्या है। इसको ट्राई कीजिए एक बार, सब वही चीज़ है, बस थोड़ा सा इधर उधर होगा फॉर्मूले में और आंसर आएगा। पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का मैं डायरेक्ट रिलेशन बताया था, रिकॉल कीजिए, नहीं तो पुराना नोट पे किया आप लोग कि पोरोसिटी पता है तो वॉइड रेशियो आ जाता है अपना। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन भी मैंने बताया था एक बार, जिस समय वो थ्योरी बता रहे थे। तो कम से कम फर्स्ट पार्ट जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कीजिए, उसका आंसर डालिए कमेंट बॉक्स में, ए बी सी डी में से कौन सा आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर लिया आपने, सेकेंड भी ट्राई कीजिए, सेकेंड भी ट्राई कीजिए। चलिए, पोरोसिटी वाला जिसको नहीं हुआ उसके लिए मैं बता देता हूँ, है ना। पोरोसिटी दिया हुआ है 15%, मतलब 0.15। देखो चाहिए वॉइड रेशियो, जिसको ई से डिनोट करते हैं ना। पोरोसिटी को मान लीजिए पी से कर रहे हैं, तो मैंने फॉर्मूला डिराइव करके बताया था एक बार। पोरोसिटी इक्वल टू ई अपॉन 1 + ई। परसेंटेज में पूछेगा तो इंटू 100% कर देंगे। तो अगर वाइड रेशियो दिया है, पोरोसिटी निकालना है, सीधा ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर उल्टा है कि पोरोसिटी दिया है, वाइड रेशियो निकालना है, तो उसको भी हम यहीं से सॉल्व करते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस में, तो सी प्लस सी इक्वल टू, ठीक है।
और अपने को क्या है इस क्वेश्चन में ई निकालना है ना, पी दिया हुआ है, ई निकालना है तो ई को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, तो पी इक्वल टू ई माइनस पी, तो पी इक्वल टू ई ब्रैकेट में ले लिया 1 माइनस पी, ठीक है। तो बस इसी तरह ई को अलग कर लेंगे, तो पी अपॉन 1 माइनस पी, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो सीधा है, अगर वॉइड रेशियो दे दिया पोरोसिटी निकालना है ये फॉर्मूला, अगर पोरोसिटी दे दिया वॉइड रेशियो निकालना है ये फॉर्मूला। आप चाहें तो दोनों फॉर्मूला याद नहीं भी रख सकते हैं, आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए, जो भी वैल्यू देता है उस वैल्यू को पुट कीजिए, है ना, और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लीजिए। अगर ई देता है पी पूछता है यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ई नहीं, ई पूछ रहा है पी दे रहा है तो यहाँ दे दीजिए और इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे ये डिराइव होता है इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों नहीं भी याद रख सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में कि किस वाले में प्लस था किस वाले में माइनस था, तो एक ही याद कीजिए और उसको वैल्यू डाल के सॉल्व कर लीजिए। बाकी ये मैं समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में जैसे अपना पी दिया हुआ है 0.15, पी दिया हुआ है 0.15 इस क्वेश्चन में, तो सीधा ई निकाल देंगे 0.15 अपॉन 1 माइनस 0.15, 0.15 अपॉन 0.85, सॉल्व कीजिए, पॉइंट उड़ गया 3/17, है ना, ऐसे 3/17 आ गया। सॉल्व कर दीजिए, अगर परसेंटेज में कभी पूछे तो इंटू 100% कर दीजिए, बस यही था इसमें। कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलें, सॉल्व कर पाए क्या नेक्स्ट पार्ट, नहीं तो मैं बताता हूँ। चलिए कोई ना, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है, डेटा तो वही है, पोरोसिटी 0.15, सैंडस्टोन का डेंसिटी 2.8, फुल्ली सेचुरेटेड लिखा है, मतलब वाइड जो भी है उसमें वाटर भरा है, कहीं भी एयर नहीं है। सेचुरेटेड डेंसिटी ऑफ द सैंपल, सैंपल का सेचुरेटेड डेंसिटी चाहिए। चलिए अच्छी बात है। पोरोसिटी दिया हुआ है 0.15, पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम टोटल, यही होता है। चलिए यहाँ से आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड आ गया 0.15 इंटू वॉल्यूम टोटल, ठीक। तो वाइड का वॉल्यूम कितना हो गया, तो अपना सॉलिड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम टोटल माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइड जो भी आया, तो 0.85 वी, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम आ गया, तब इसके मास निकाल लेते हैं। वाइड वाले में तो पूरा वाटर है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड को हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाइड को वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं। तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 लेते हैं 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से, तो 0.15 इंटू वी, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 तो 1 ही रह गया, ये आ गया मास ऑफ वाटर, और इतनी मास ऑफ सॉलिड में आई है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी कितना दिया था, 2.8 दिया था ना क्वेश्चन में, ठीक है, तो अब चेक करेंगे 2.8 ही था ना, 2.8, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ से, पोरोसिटी दिया था, उससे वॉल्यूम ऑफ वाइड आ गया टोटल वॉल्यूम के रेफरेंस में, वॉल्यूम ऑफ वाइड आ गया तो टोटल से माइनस कर दिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया टोटल वॉल्यूम के डिफरेंस में। वॉल्यूम आ गया तो अपने को दोनों का डेंसिटी पता है, मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों का मास आ गया 0.15 वी मास ऑफ वाटर, और 0.85 वी इंटू 2.8, इससे जो भी आएगा वो मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक, अपने को पूछ रहा है सेचुरेटेड डेंसिटी, सेचुरेटेड डेंसिटी वही टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम वही होगा, टोटल मास में सॉलिड प्लस वाटर दोनों आ जाएगा। मैं बार बोल रहा हूँ सेचुरेटेड लिखा है मतलब फुल्ली सेचुरेटेड, मतलब सारे वर्ड में वाटर,
तो मास टोटल क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम के रिफरेंस में तो हम लोग बात कर ही रहे हैं वॉल्यूम टोटल। तो मास ऑफ वाटर आपका कितना है 0.15 वी प्लस मास ऑफ सॉलिड है 0.85 वी इंटू 2.8 अपॉन टोटल है वी। वी कॉमन ले लीजिए तो 0.15 प्लस 0.85 इंटू 2.8 अपॉन वी। ये भी कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लीजिए 0.15 प्लस, इसको देखिए तो कितना हो रहा है 2.38 हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी वो आ रहा है लिखेंगे 2.38। तो ये हो जाएगा आपका 2.53, 2.53 है ना। हम लोग डेंसिटी ग्राम पर पीसी में लिए थे, तो ग्राम पर पीसी में है। केजी पर मीटर क्यूब में अगर पूछे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2530 केजी पर मीटर क्यूब। बस यही आंसर है। कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन तो बताइए। बहुत अच्छे, मतलब आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, यही इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है। चलिए, जैसे मैं एक ब्राजीलियन टेस्ट बताया था ना, वैसे ही एक और टेस्ट बताता हूँ जो उसी के सिमिलर है, लेकिन नाम के हिसाब से कभी कभी फॉर्मूला में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो मैं बता देता हूँ, वो बता के क्लोज करेंगे। ठीक है, जैसे ब्राजीलियन टेस्ट होता है इसका फॉर्मूला है टी एफ अपॉन आई डी एल। ये जो ब्राजीलियन टेस्ट है इसका फॉर्मूला है 2f/πdl। एक और टेस्ट होता है, इसका भी देखिए फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं एक साथ सोच रहा हूँ उसको कवर कर दूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक टेस्ट होता है पंच टीयर टेस्ट, वो सीधा टेस्ट का नाम दे देगा, वैल्यू दे देगा, आंसर पूछ लेगा। अगर क्लियर रहता है फॉर्मूला ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके कैसा बनेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से ब्लॉट है। ठीक, इसमें क्या है, जैसे पंचिंग करते हैं ना, पेपर में पंच करते हैं, उसी तरह से एक टेस्ट होता है जिसमें उसी तरह से पंच कर देते हैं। इस तरह से मान लीजिए, इसमें मान लीजिए इसमें लोड दे दिया पी, है ना, ये फोर्स ही है, ये कहीं मैं पी लिख रहा हूँ एफ लिख रहा हूँ, एक ही बात है। पी हो एफ हो एक ही बात है। इस पे प्रेशर मारेंगे तो इस ब्लॉक में जिस तरह से पंच करते हैं उस तरह से पंच होके ये नीचे की तरफ ये पीस टूट के निकलेगा। इस तरह का टेस्टिंग करते हैं पंच सीयर टेस्ट में। ठीक है, डायमेंशन वही इसका, ये एल ले लीजिए, या तो इसका डाया या तो डी दे देगा, नहीं तो कभी कभी सीधा एरिया ही दे देता है ए, वो पाई वाई का लफड़ा ही नहीं, जो भी दे दे। हम लोग मान लेते हैं कि डाया डी है और इसका एरिया ए है।
लेंथ एल है, जितना हम लोग पंच किए हैं उसका लेंथ एल है और एफ फोर्स है। ठीक, देख लीजिए, कोई दिक्कत? इसको लेंथ एल भी बोल सकता है, कभी कभी क्या है ना, इसको थिकनेस करके, कभी कभी इसको थिकनेस करके टी भी बोलता है। ठीक है, नाम कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा कंसेप्ट समझिए कि इसमें जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा सिग्मा टी, है ना, ये भी टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए आएगा। तो पंच शीयर टेस्ट में क्या होता है, सीधा जो फोर्स बाय एरिया हम लोग लेते हैं ना, फोर्स बाय एरिया, ये एरिया को बोल देंगे फोर्स बाय एरिया जो लेते हैं, पंच शीयर टेस्ट अगर स्पेसिफिक मेंशन कर दिया तो इसमें इसका सरकमफेरेंस का एरिया लेते हैं। ये समझ रहे हैं, ये समझिएगा थोड़ा। ये जो पंच किए हम लोग, इसके अंदर अंदर साइड से ये पूरा अंदर का सरफेस एरिया को लेते हैं। ठीक है, तो अंदर का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया अंदर का क्या होगा, जो वॉल में है। तो यहाँ से 2 पाई आर निकालेंगे तो ये पोर्शन पता चल जाएगा, है ना, सर्किल लेंगे, ऐसे ही करते हैं ना। अब अलग से मैं बनाता हूँ, मान लो इस तरह का है, हमको इसका साइड का सरफेस एरिया चाहिए, है ना, साइड साइड का। तो यही करते हैं, पहले इसका निकालते हैं, इसके लंबाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो जैसे 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर से ये टोटल लेंथ आ गया पूरा सर्किल में, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लो इसका थिकनेस टी है, तो यही अपना आ जाएगा सरफेस एरिया, है ना। तो 2 और आर को डी बोल देते हैं हम लोग, तो पाई डी इंटू टी, ये हो गया सरफेस एरिया। तो पंच शियर टेस्ट में जब भी पूछे तो सीधा सिग्मा टी इक्वल टू एफ जो हम लोग प्रेशर दिए वो, और इसमें ये सरफेस एरिया होगा, सरकमफेरेंशियल सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना, सरकमफेरेंशियल सरफेस एरिया। तो पाई इंटू डी इंटू टी। जब पंच शियर टेस्ट अगर मेंशन करे तो हम लोग इस वाले एरिया को कंसीडर करेंगे। ठीक है, पिछले में क्या था, 2F/πdl, है ना, ब्राजीलियन टेस्ट लिखा है। इसका कंप्लीट टेस्ट कैसे होता है, नहीं होता है डेरिवेशन, वो जब टेस्ट का एक अलग से क्लास चलेगा जिसमें जितने भी तरह का रॉक मैकेनिक्स का टेस्ट होता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो उसमें जो भी है कैलकुलेट हो गया, आपका आता है 2F/πdl अगर ब्राजीलियन लिखा है तो। लेकिन अगर पंच शियर टेस्ट लिख दिया है तो इस केस में आपका F/πd l हो, टी हो, जो भी हो, F/πdl हो जाएगा इस केस में। तो ये दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है अब? भूपेंद्र सिंह, क्लियर है? हाँ, 2 πr × l, बहुत बढ़िया, सही मैसेज कर रहे हैं आप। वही चीज मैं यहाँ पे बताया हूँ, 2 πr × l, उसी को पाई इंटू डी इंटू एल और टी जो भी है, पाई इंटू एल डी इंटू एल हो जाएगा, और सिग्मा फोर्स अपॉन एरिया F/πd × टी। ये है पंच शियर टेस्ट। ये दोनों का फॉर्मूला एक जैसे है, कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए एक साथ बताया हूँ। ठीक है, जितना भी आज किए सब क्लियर है ना, कोई कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है, सारे क्वेश्चंस क्लियर, थ्योरी रिलेटेड जो भी है वो क्लियर। कुछ डाउट है तो बोलिए। ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, कल बना के आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, फिर कल डिस्कस करेंगे। ये 51 नंबर में जो है एक रॉट स्पेसिमेन है, लिख लीजिए, मॉइस्चर कंटेंट 3%।
मॉइस्चर कंटेंट इक्वल टू 3%। उसके बाद लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 85% ऑफ टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 85 हो जाएगा तो ऑब्वियसली वाइड वाले पार्ट का 15% हो जाएगा, है ना। फिर वाइड वाले पार्ट में दो कंपोनेंट होगा, एक एयर होगा एक वाटर होगा। फिर आगे डेंसिटी दे दिया है, सॉलिड का डेंसिटी दे दिया है 2.5, वाटर का पता ही है 1, एयर का 0। इसमें आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है। मैं पीछे बताया हूँ कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। डिग्री ऑफ सेचुरेशन में टोटल वाइड को लेते हैं और उसके रेफरेंस में देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिर्फ वाइड वाले पोर्शन को कंसीडर करते हैं। अब देख लेना थ्योरी जो भी है, आप ये तीनों डेटा लिख लो और इसको आप खुद से ट्राई करना और कल बताना कर पाया या नहीं। मॉइस्चर कंटेंट 3%, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 85% ऑफ टोटल वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.5, डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है। नोट कर लिए? चलिए ठीक है, तो अभी क्लास एंड करते हैं यहीं पे, इसको ट्राई कीजिएगा, बाकी फिर हम लोग कल देखते हैं। ओके।